हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट सीख चुके हैं और उसके रिगार्डिंग मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसका जो आपका आज लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, और यहीं से आपका फाइनल अकाउंट का चैप्टर रियल में स्टार्ट होता है। अभी तक तो हम बस फॉर्मेट सीख रहे थे। क्यों रियल में स्टार्ट होता है बच्चों? जब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन दिया होगा ना, तो आपको एक ट्रायल बैलेंस बना के दिया होगा और नीचे कुछ दी होंगी एडजस्टमेंट्स। क्या दी होंगी बताओ? एडजस्टमेंट। इन एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सीखेंगे। देखो, ट्रायल बैलेंस तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जैसे बिल्डिंग जाएगी टेंजिबल एसेट में, फर्नीचर जाएगा टेंजिबल एसेट में, मोटर व्हीकल जाएंगे टेंजिबल एसेट्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसमें जाएगी, परचेज जाएगी परचेज ऑफ इन्वेंट्री में, स्टॉक जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री में, डेटर्स जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में, एडवांस अगेंस्ट बिल्डिंग जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में, कैश एंड बैंक बैलेंस जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, शेयर कैपिटल जाएगी शेयर कैपिटल में, क्रेडिटर्स जाएंगे ट्रेड पेबल में, सेल्स जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, डिविडेंड और रिसीव जाएगा अदर इनकम में, सैलरी एंड वेजेस जाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट्स में, डायरेक्टर फीस जाएगी अदर एक्सपेंसेस में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में, ऑडिटर फीस जाएगी अदर एक्सपेंसेस में। इनको तो हम ऑलरेडी ट्रांसफर करना सीख चुके हैं। जो हम सीखने जा रहे हैं ना, वो हम सीखने जा रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। थोड़ी सी पिक्चर धुंधली है, पिक्चर अभी मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना। जब क्वेश्चन सॉल्व कराना होगा तो हम क्लीन पिक्चर भी लेंगे। फिलहाल अभी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन सीखते हैं बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक। वही एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप 11th क्लास में सीखते थे, सेम एडिशनल इंफॉर्मेशन हम अब सीख रहे हैं। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारी कौन सी है बताओ? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या कहती है बताओ? सुनिए ध्यान से प्लीज, क्लोजिंग स्टॉक क्या कहती है। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह आती है। क्लोजिंग स्टॉक एक तो लेस हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री के नोट में, चेंज इन इन्वेंट्रीज के नोट में। आपको याद है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नोट नंबर 21 होता था, अदर इनकम नोट नंबर 22 है ना, परचेज ऑफ इन्वेंट्री नोट नंबर 23 और चेंज इन इन्वेंट्री नोट नंबर 24। जो नोट नंबर 24 में जाएगा और एक ऐड हो जाएगा इन्वेंट्री के नोट में। बैलेंस शीट की एसेट साइड का नोट होता था इन्वेंट्री का नोट नंबर 16। देखो मुझे नोट नंबर भी याद है, इसका नोट नंबर जाएगा 23 और इसका नोट नंबर जाएगा 16। मैम अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, आप एग्जाम्पल दो तो हमें समझ में आए आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो सपोज करो बेटा, ये ट्रायल बैलेंस दिया है। क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस। इसमें दो चीजें दी है, डेबिट और क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 1 लाख। और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें आपको क्या दे रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख। अब एक बात क्लियर कट सुन लीजिए, ट्रायल बैलेंस के आइटम एक बार आते हैं, एक बार। क्यों एक बार आते हैं बच्चों? क्योंकि जर्नल पास हो चुका है। आपको पता, पहले जर्नल बनता है, जर्नल की पोस्टिंग लेजर में होती है और लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। पहले जर्नल एंट्री पास होगी, जर्नल एंट्री किस में जाएगी? लेजर में, और लेजर जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो चूंकि इसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, इसलिए कितनी बार आएगा बताओ? एक बार। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उनकी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई, इसलिए कितनी बार आएगा? 2 बार। प्लीज देखिए कैसे आएगा। आप इसमें 2 नोट बनाओगे। पहला नोट बनाओगे चेंज इन इन्वेंट्री का। कौन सा नोट बनाओगे? चेंज इन इन्वेंट्री का। और दूसरा नोट बनाओगे आप इन्वेंट्री का। यस, ये तो आपने ऑलरेडी फॉर्मेट में बना ही रखे होंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले फॉर्मेट ही बनाना पड़ेगा जाके। सबसे पहले फॉर्मेट बना रखा होगा, तो फॉर्मेट बना रखे होंगे, नोट बना रखे होंगे। चेंज इन इन्वेंट्री का नोट नंबर 23 होगा और इन्वेंट्री का नोट नंबर शायद 16 होगा। शायद ही, पक्का नहीं कह सकती, पर मुझे जहां तक याद है 16 ही होगा। हाँ जी ठीक है। तो नोट नंबर 23 चेंज इन इन्वेंट्री का और नोट नंबर 16 इन्वेंट्री का। अब ओपनिंग स्टॉक कितनी बार आएगा? एक बार चेंज इन इन्वेंट्री में। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ? 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितनी बार आएगा?
दो बार कहाँ कहाँ मैम, एक तो लेस हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री के नोट में। भाई देखो ना, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करोगे तभी तो चेंज इन इन्वेंट्री आएगी, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करोगे तभी तो चेंज इन इन्वेंट्री आएगी। और एक क्लोजिंग स्टॉक आपका जाएगा इन्वेंट्री के नोट में। समझ में आई बच्चों या नहीं आई? ओपनिंग स्टॉक कितनी बार आया बताओ? एक बार, क्योंकि किसमें गिवन है? ट्रायल बैलेंस में। क्लोजिंग स्टॉक कितनी बार आया? दो बार, क्योंकि किसमें गिवन है? एडजस्टमेंट में। तो ओपनिंग स्टॉक किसमें जाता है? चेंज इन इन्वेंट्री में। क्लोजिंग स्टॉक किसमें जाता है? चेंज इन इन्वेंट्री में और इन्वेंट्री में। मतलब ये किसमें जाएगा बताओ? सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्री में। सिर्फ किसमें जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री में। और ये किसमें जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री में और प्लस इन्वेंट्री के नोट में। समझे कि नहीं समझे? ये आपका दो बार जाएगा। फिर रिपीट कर रही हूँ बच्चों, देखो दोबारा। ओपनिंग स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री में, क्लोजिंग स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री से माइनस हो जाएगा और इन्वेंट्री में प्लस हो जाएगा। तो चेंज इन इन्वेंट्री का नेट इफेक्ट आएगा 50,000 नेगेटिव। 1 लाख में से 50,000 गए। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गई। मैम ऐसे कितनी एडजस्टमेंट करनी है? 15-16 एडजस्टमेंट करनी है बेटा आपको ऐसे, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 2, फटाफट करते जाते हैं सारी एडजस्टमेंट, क्योंकि एक बार समझते चले जाओ, प्रैक्टिस तो क्वेश्चन में भी हो जाएगी। डेप्रीशिएशन ऑन टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट का डेप्रीशिएशन, आपको पता है डेप्रीशिएशन कहाँ जाएगा? बताओ, खुद बताओ, खुद सोचो कहाँ जाएगा? ऐड हो जाएगा डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के नोट में। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के नोट में आपको पता है कितनी बार आएगा? दो बार। तो लेस हो जाएगा टेंजिबल एसेट्स के नोट से। टेंजिबल एसेट के नोट से भाई सीधी सी बात है, एक तरफ तो डेप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा है तो खर्चे के नोट में आएगा, और एक तरफ एसेट की वैल्यू को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो टेंजिबल एसेट के नोट में से क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। समझ गए या नहीं समझ गए? तो सिंपल सी बात है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो एसेट में से माइनस, और एक तरफ खर्चा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक है हमारा ट्रायल बैलेंस। क्या है हमारा? ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट दो चीजें हैं। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 1 लाख रुपए की। बताओ ये कितनी बार आएगी? एक बार। क्यों एक बार? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में, यानी कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें दे रखा है डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज 10%। अब ये बताओ ये कितनी बार आएगी? एक बार, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ये कितनी बार आएगी? दो बार, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है। अब प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ले अब हम दो नोट बनाएंगे, एक डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का। बना तो हमने ऑलरेडी रखे ही होंगे सारे नोट, तो क्योंकि पहला स्टेप ही यही है, आपको फॉर्मेट बनाना है। जब मैं आपको स्टेप लिखवाऊंगी ना, तो आपका पहला स्टेप ही लिखवाऊंगी कि आपको फॉर्मेट बनाना है, और दूसरा नोट होगा टेंजिबल एसेट्स का नोट। प्लीज मेरी बात सुनिए बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग एक बार आएगी, कौन से नोट में चली गई? टेंजिबल एसेट्स के नोट में। कितनी गई बताओ? 1 लाख। समझ गए? लैंड एंड बिल्डिंग को कितनी बार आएगी? एक बार टेंजिबल एसेट के नोट में। और डेप्रिसिएशन कितनी बार आएगा? दो बार। तो एक बार तो यहाँ ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 1 लाख का 10%, 10,000 यहाँ ऐड हो गया, और यहां से डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस हो गया, नेट करके 90,000 आया। क्या आपको कोई डाउट है? नहीं होगा? होगा तो वीडियो एक बार फिर रिपीट में दे सकते हो, क्योंकि वीडियो में एक ही बात को बार बार रिपीट कहना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के पास ऑप्शन है कि एक बार पीछे जाओ, दोबारा से देख लो। ठीक है ना बच्चों? राइट। अगला एडजस्टमेंट है हमारी, अगली एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जानते हो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए? खर्चे हो गए, पे करने बाकी है। मतलब बेनिफिट ले लिया, पेमेंट बाकी है। बेनिफिट ले लिया, पेमेंट बाकी है, पेमेंट बाकी है। ये होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब रेंट पे रह लिए,
रेंट देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग रेंट है। एम्प्लॉइज से काम करवा लिया, सैलरी देनी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, है ना। किसी का पैसा यूज कर लिया, इंटरेस्ट देना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। अब मैं कहती हूँ देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, आपका रेंट 1 लाख रुपए जा चुका और 20,000 रुपए रेंट देना बाकी है, तो टोटल रेंट कितना होगा? 1,20,000। सिंपल सी बात है, देखो मेरी बात सुनो। क्वेश्चन कहता है कि 1 लाख रेंट आप पे कर चुके और 20,000 रेंट देना बाकी है, तो आपका साल भर का रेंट कितना होगा? 1,20,000। तो उस नोट में क्या हो जाएगा बताओ? ऐड हो जाएगा। और दूसरी तरफ पे करना बाकी है तो अदर करंट लायबिलिटी हो गई, क्योंकि जल्दी पे करना पड़ेगा ना, तो करंट लायबिलिटी हो गई। प्लीज मेरी बात सुनिए, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो ऐड हो जाएगा एक्सपेंस के नोट में, जो भी एक्सपेंस है उसके नोट में ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी के नोट में। कौन से नोट में बताओ? अदर करंट लायबिलिटीज के नोट में। मैम नहीं आई बात समझ में, मैं आपको फिर वही अपने एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज करो ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, यहां पर सैलरी दे रखी है 1 लाख रुपए, करेक्ट। रेंट दे रखा है 1 लाख रुपए, ठीक है। मैंने एक अमाउंट ले ली, मुझे तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, समझाना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है? एक तो गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितनी गिवन है? 20,000 रुपए। और दूसरा गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000 रुपीज। यहां थोड़ा सा डिफरेंस ले लेती हूं मैं। अच्छा ठीक है, ये दोनों आइटम कितनी बार आएंगे? एक बार, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ये दोनों आइटम कितनी बार आएंगे? 2 बार, क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है। अब सुनो ध्यान से, प्लीज कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रही हूं। मुझे बताओ सैलरी कौन से नोट में जाती है? इंप्लॉय बेनिफिट में, आपको पता ही है। इंप्लॉय बेनिफिट में क्या जाएगी बताओ? सैलरी। और अगर आपको अभी तक ये याद नहीं हुआ है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है बच्चों, आपको पिछली वीडियोस पे बहुत मेहनत करनी है अभी। सैलरी कौन में जाती है? इंप्लॉय बेनिफिट में। रेंट किस में जाता है? अदर एक्सपेंसेस में। रेंट किस में जाता है? अदर एक्सपेंसेस में। तो ये भैया आपका रेंट जाएगा कितना? 1 लाख रुपया, समझे। सैलरी जाएगी इंप्लॉय बेनिफिट में। देखो ना, एक बात बताओ, सैलरी तो इंप्लॉयज को दी जाती है इसलिए वो इंप्लॉय बेनिफिट में जाएगी। रेंट देखो, पर एक्सपेंसेस साइड के नोट थे, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, रेंट उसमें नहीं जा सकता। चेंज इन इन्वेंट्री, रेंट उसमें नहीं जा सकता। एम्प्लॉय बेनिफिट, रेंट उसमें नहीं जा सकता। फाइनेंस कॉस्ट, उसमें ब्याज जाता है, रेंट उसमें नहीं जा सकता। डेप्रीशिएशन, रेंट डेप्रीशिएशन नहीं है, उसमें नहीं जा सकता, तो वो किस में जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। तो सैलरी मैंने एक बार डाल दी, रेंट मैंने एक बार डाल दिया। सैलरी मैंने एम्प्लॉय बेनिफिट में डाल दी, रेंट मैंने अदर एक्सपेंसेस में नोट बना दिया। और एक नोट और बनता है अदर करंट लायबिलिटी। बच्चों एक गलती बच्चे बहुत करते हैं, अदर करंट लायबिलिटी के आइटम अदर करंट एसेट में डाल देते हैं, अदर करंट एसेट के आइटम अदर करंट लायबिलिटी में डाल देते हैं। इस तरीके की स्टूपिड मिस्टेक करोगे तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। समझ गए या नहीं समझ गए? सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट में, रेंट अदर एक्सपेंसेस में। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? 20,000, तो 2 बार जाएगी। एक बार सैलरी में क्या हो जाएगी? ऐड, कितनी ऐड हो जाएगी? 20,000। और एक बार जाएगी अदर करंट लायबिलिटी के नोट में, क्योंकि पे करनी बाकी है। सिंपल सी बात है बच्चों, 1 लाख पे कर दी, 20,000 पे करनी बाकी है, तो टोटल सैलरी कितनी है? 120, है ना। और जो पे करनी बाकी है वो आपकी लायबिलिटी भी हो गई। रेंट 1 लाख पे कर दिया और 10,000 पे करना बाकी है, तो 10,000 एक बार यहाँ ऐड हो गया, और एक बार आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 10,000 आएगा। ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग, कभी बच्चों वाले खाने वाले समझ लो, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग बोल रही हूं मैं। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया या नहीं हो गया? रेंट था 1 लाख, आउटस्टैंडिंग है 10,000, ऐड हो गया, और अदर करंट लायबिलिटी के नोट्स में कितनी एडजस्टमेंट पढ़ा ली मैंने आपको? 3। पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री में माइनस, इन्वेंट्री में प्लस। दूसरा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में प्लस, टेंजिबल एसेट्स में माइनस। तीसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस में ऐड। अब वो एक्सपेंस का हेड कौन सा होगा मुझे नहीं पता, जिस हेड से रिलेटेड है उस हेड के एक्सपेंस में ऐड, और अदर करंट लायबिलिटी में ऐड। समझ गए? अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर
4 प्रीपेड एक्सपेंस। मैम ये तो आपने भगा दिया, क्या करूं बेटा, सिलेबस ही इतना ज्यादा है कि मुझे भगाना ही पड़ा। और पिछले 2-3 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि पर्सनल वर्क कुछ इतना ज्यादा आ गया था कि बता नहीं सकती मैं आपको। ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, कोशिश करूंगी अब थोड़ा सा रेगुलर रहूं। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट, प्लीज मेरी बात सुनिए। मान लिया, अच्छा प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ जाएगा, मैं एडजस्टमेंट कराने से पहले लिखवा तो दूं कहाँ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले से, प्री मतलब पहले से, पे कर दिए, वो खर्चे जो पहले से पे कर दिए, समझो मेरी बात समझो। अगले महीने का रेंट अभी से दे दिया, अगले महीने का रेंट अभी से दे दिया, अगले महीने की सैलरी अभी से दे दिए, तो प्रीपेड है ना। जैसे मोबाइल का रिचार्ज कराते हो ना, प्रीपेड पोस्टपेड, वैसे ये प्रीपेड है। प्रीपेड में आप रिचार्ज पहले ही करवा लेते हो, डाटा बाद में यूज करते हो, पोस्टपेड में आप पैसे बाद में देते हो, समझे। ऐसे ये पहले से पे कर दिए खर्चे। अब मैं कह रही हूँ मैंने 1.5 लाख रेंट पे कर दिया, कितना रेंट पे कर दिया, 1.5 लाख, उसमें 30,000 मैंने एडवांस पे कर दिया, तो इस साल का रेंट कितना होगा बताओ, 150 पे किया है, 30,000 एडवांस दिया है, तो इसका मतलब इस साल का रेंट तो 120 ही है, समझो ना मेरी बात समझो। टोटल कैश गया मेरी जेब से 150, टोटल कैश गया मेरी जेब से 150, वो उसमें से 30,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो इस साल का तो 120 ही हुआ ना। तो सिंपल सी बात है बच्चों, लेस कर देंगे एक्सपेंस में, वो एक्सपेंस का नोट कौन सा होगा मुझे नहीं पता, और लेस कर दे, और सॉरी प्रीपेड कर दिया ना, तो फ्यूचर में काम आएगा, तो ऐड कर देंगे अदर करंट एसेट्स में, क्योंकि जो चीज एडवांस में पे कर दी वो आपकी अदर करंट एसेट होती है। मैम समझे, प्लीज समझ में आया कि नहीं आया। देखिए एग्जांपल देखिए, मान लिया ट्रायल बैलेंस दे रखा है, डेबिट और क्रेडिट, एक और खर्चा लूं, एक और खर्चा लूं, मैं थोड़ा थोड़ा याद भी करवा देती हूँ कि कौन सा खर्चा किस में जाता है। मान लिया वेजेस है 1 लाख, और इलेक्ट्रिसिटी है 80,000, प्रीपेड वेजेस 40,000, वेजेस आपने एडवांस में पे कर दिए 40,000, और प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल भी आपने एडवांस पे कर दिया 10,000। अभी तो बिजली का बिल एडवांस नहीं जाता, पर इंडिया में सिस्टम आने वाला है जिसमें बिजली का बिल भी आपका एडवांस होगा, मतलब आप रिचार्ज करा लो पहले से ही, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हो ना, आप वैसे ही मीटर का रिचार्ज करा लो, मीटर का क्या करा लो, रिचार्ज, और जितनी यूनिट आप यूज करते जाओगे उस रिचार्ज में से कटती जाएगी। तो समझो, वेजेस आपने 1 लाख पे किए, इलेक्ट्रिसिटी आपने 80,000 पे की, वेजेस एडवांस में 40,000 दे दिए, इलेक्ट्रिसिटी आपने 10,000 दे दी। ऑफकोर्स ऊपर के आइटम कितनी बार आएंगे, 2 बार, और नीचे की एडजस्टमेंट कितनी बार आएगी, सॉरी सॉरी, ऊपर के आइटम 1 बार और नीचे की एडजस्टमेंट 2 बार। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देखिए प्लीज, अब आपका नोट बनेगा, वेजेस कौन से नोट में जाते हैं बताओ, इंप्लॉय बेनिफिट्स में। वेजेस कौन से नोट में जाते हैं, इंप्लॉय बेनिफिट्स में जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किस में जाती है, अदर एक्सपेंसेस में। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चों, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस बात के लिए, अदर करंट एसेट्स है ना। मुझे सिर्फ इतना बता दो, वेजेस इंप्लॉय बेनिफिट में गए, 1 बार गई 1 लाख, इलेक्ट्रिसिटी अदर एक्सपेंसेस में गई 1 बार गई, कितनी, 80,000, हो गए दोनों खत्म, एक एक बार आ गई। प्रीपेड वेजेस कितने हैं, 40,000, तो वेजेस में से क्या हो गए बताओ, माइनस प्रीपेड वेजेस 40,000, और दूसरी तरफ वो 40,000 आपके अदर करंट एसेट्स में आएंगे क्योंकि आपने एडवांस पे कर दिया। देखो 40,000 2 बार आ गए ना, 1 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे। और प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी कितनी है बताओ, 10,000, यहां से क्या होगी माइनस, और 1 बार प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी अदर करंट एसेट के हेड में आएगी 10,000, 10,000 2 बार आ गई ना, यहाँ से माइनस यहाँ पे प्लस, तो ये कितना आ गया 60 और 70, 80 में से 10 गए 70,
1 लाख में से 40 गया 60। बच्चों ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, एक्रूड इनकम। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी? एडजस्टमेंट नंबर आपकी है 1 2 3 4 5। एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब होता है इनकम कमा ली, रिसीव होनी बाकी है। मैंने तुमको पढ़ा लिया, फीस मिलनी बाकी है। मैंने किसी का घर सेल करवा दिया, कमीशन मिलनी बाकी है। मैंने किसी को ब्याज पे पैसे दे दिए, इंटरेस्ट मिलना बाकी है। समझ गए ना? तो जो भी इनकम आपको मिलनी बाकी है वो क्या कहलाती है? एक्रूड इनकम। मतलब इनकम अर्न, कमा तो ली, येट टू रिसीव, अभी रिसीव होनी बाकी है। अब इसी में एक एग्जांपल लो, अगर सपोज करो मेरे को 1 लाख रुपए फीस मिल गई और 1 लाख मिलनी बाकी है, तो मेरी साल भर की फीस कितनी हो गई? 2 लाख। जो 1 लाख मिल गई वो भी मेरी फीस है, और जो 1 लाख मिलनी बाकी है वो भी मेरी फीस है। तो इसका मतलब दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तब साल भर की फीस निकलेगी। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? मिल कितनी गई? 1 लाख। मिलनी कितनी बाकी है? 1 लाख। दोनों मिला के कितनी हुई? 2 लाख। तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा इनकम में, ऐड हो जाएगा इनकम में। और दूसरा जाएगा, ऐड हो जाएगा अदर करंट एसेट के नोट में, क्योंकि इनकम मिलनी बाकी है तो ये आपके फ्यूचर को बेनिफिट देगी, और फ्यूचर को बेनिफिट देगी तो ये आपकी एसेट हो गई, क्योंकि फ्यूचर में आपको फायदा पहुंचाएगी। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्लीज देखिएगा बच्चों, डेबिट और क्रेडिट। मैं फीस का एग्जांपल देती हूँ, फीस रिसीव 1 लाख। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जब तक आइटम डेबिट में आ रहे थे तब तक वो खर्चे थे या फिर एसेट थी? जब तक आइटम डेबिट में आ रहे थे जब तक वो खर्चे थे या फिर एसेट थी? समझ गए? जैसे ही आइटम क्रेडिट में आने शुरू हुए, क्रेडिट में आने शुरू हुए, वैसे ही वो इनकम बन गई या लायबिलिटी हो गई, क्योंकि डेबिट में या तो एसेट आती है या तो एक्सपेंस आते हैं, है ना? और क्रेडिट में या तो इनकम आती है या फिर लायबिलिटी आती है। ये तो बचपन में ही पढ़ा है आपने अपनी 11th क्लास में। तो फीस रिसीव कितनी है? 1 लाख। 1 लाख मिल गई, और इसके बाद बोल रहे हैं एक्रूड फीस भी 50,000। 50,000 मिलनी बाकी है। अच्छा एक बात बताओ, रिसीव है तो डेफिनेटली इनकम है, इनकम के नोट में जाएगी। अब इनकम के 2 ही नोट होते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। तो अदर इनकम के नोट में जाएगी। तो एक आपका नोट करने किसका बनेगा? अदर इनकम का, और दूसरा आपका नोट बनेगा अदर करंट एसेट्स का, क्योंकि मिलनी बाकी है तो एसेट है ना। अब ट्रायल बैलेंस का आइटम कितनी बार आएगा? 1 बार। तो अदर इनकम में गई, क्या गई? फीस रिसीव्ड। कितनी बताओ? 1 लाख गई। अदर इनकम के नोट में कितनी गई बताओ? फीस रिसीव 1 लाख। और मिलनी कितनी बाकी है? 50,000। तो ये अदर इनकम के नोट में गई एक्रूड फीस 50,000, और दूसरी तरफ अदर करंट एसेट के नोट में गई एक्रूड फीस 50,000। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? प्लीज मेरी बात सुनिएगा। कितनी फीस मिल गई? 1 लाख। कितनी फीस मिलनी बाकी है? 50,000। तो 1 लाख में 50,000 ऐड करेंगे, और दूसरी तरफ कौन से नोट में जाएंगे बताओ? अदर करंट एसेट के नोट में। समझे कि नहीं समझे? आखिरी एडजस्टमेंट आज की क्लास की, लास्ट एडजस्टमेंट, क्योंकि बहुत सारी एक ही दिन में करा दूंगी तो आपको फिर कुछ क्लियर नहीं होगा। हो सकता है ये एडजस्टमेंट आपको एक ही वीडियो एक बार सुनने से क्लियर ना हो, आपको ये वीडियो 2 बार सुननी पड़े, लेक्चर 2 बार सुननी पड़े। और आज जो एडजस्टमेंट करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसमें से 3 तो एडजस्टमेंट तो आनी है। एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होती है? इनकम आपको एडवांस मिल गई। इनकम कैसे मिल गई? एडवांस मिल गई। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, मैं कह रही हूँ मुझे 5 लाख रुपए फीस मिली, इसमें से 1 लाख मुझे एडवांस मिल गई, तो मेरी इस साल की इनकम तो नहीं है ना? 5 मिली जरूर है, पर 5 में 1 लाख एडवांस के हैं, तो मेरी इस साल की इनकम तो है नहीं वो। तो मेरी इनकम में से क्या होनी चाहिए बताओ? माइनस होनी चाहिए ना। तो लेस करेंगे इनकम के नोट में। लेस कौन से नोट में करेंगे? इनकम के नोट में। 5 लाख मिले, 1 लाख एडवांस मिले, इस साल के मेरे 4 लाख ही हैं। समझे कि नहीं समझे? और जो एडवांस मिल गई वो मेरी करंट लायबिलिटी है, क्योंकि सपोज करो, देखो मेरी बात सुनो, जो पैसा मुझे एडवांस मिला है
मैं सामने वाले का काम ना कर पाऊं तो मुझे वो पैसा उसका रिफंड करना पड़ेगा। भागूंगी थोड़ी ना, मोदी थोड़ी ना हूं मैं, ठीक है, नीरव मोदी थोड़ी ना हूं। समझ गए नहीं समझ गए? तो जो पैसा मुझे एडवांस मिल गया है ना, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा अगर काम नहीं कर पाई। तो ये मेरी अदर करंट लायबिलिटी है, समझ गए? ठीक है, तो देखिए ये ट्रायल बैलेंस है। सपोज करो ये डेबिट और क्रेडिट और कमीशन दे रखा है, कमीशन 1 लाख। कैसे पता लगा ये कमीशन पेड है कमीशन रिसीव है? डेबिट में होता तो पेड होता, क्रेडिट में है तो रिसीव है, कमीशन रिसीव है। समझे कि नहीं समझे? आपको क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा कि पेड है कि रिसीव है। और आगे बोल रखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 रुपए। कितना एडवांस मिला आपको कमीशन? 10,000 रुपए एडवांस मिला। तो एक नोट बनेगा अदर इनकम का, बनेगा क्या, आपने पहले से ही बना रखा होगा। और एक नोट बनाया होगा आपने अदर करंट लायबिलिटी का। अदर करंट लायबिलिटी का नोट नंबर आपने शायद 8 बनाया होगा और अदर इनकम का नोट नंबर 22 बनाया होगा, नोट नंबर 22, नोट नंबर 8। इससे तो पहले सारे नोट बना के रखने पड़ते हैं बच्चों, क्योंकि एक तरफ 22 पे जा रहा है और एक ट्रांजेक्शन नोट नंबर 8 पे जा रही है। बार बार स्किप करोगे, बार बार बनाओगे तो कैसे बात बनेगी? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो पहले से ही सब बना के रख लो। तो कमीशन रिसीव अदर इनकम में एक बार आएगी, कितनी आएगी अदर इनकम में? 1 लाख आ गई कमीशन रिसीव एक बार। और एडवांस कितनी बार आएगा? 2 बार। एक बार तो यहां से क्या हो जाएगा, -10,000, समझे? और एक बार यहाँ पे एडवांस कमीशन ऐड हो जाएगा। कितना ऐड हो जाएगा? 10,000 रुपीज अदर करंट लायबिलिटी बन गई। ये मैंने आपको आपकी टोटल एडजस्टमेंट्स कराई हैं। क्या मैम सारी एडजस्टमेंट निपट गई? बिल्कुल भी नहीं, सारी एडजस्टमेंट नहीं निपटी। मैंने कहा ट्रायल बैलेंस के आइटम कहाँ कहाँ थे बता चुका। एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा रही हूँ। देखो इसमें इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से मैंने कौन कौन सी एडजस्टमेंट सिखा दी आपको। डेप्रीशिएशन की दिख रही हो, डेप्रीशिएशन की, स्टॉक की, राइट। अभी ये सिखानी बाकी, अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से 2 सिखा दी मैंने, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में 7 की 7 नहीं आएगी। मतलब मैं तो 15 सिखाऊंगी, अब 15 में से कोई 5 आएगी। देखो 5 लिख रखी है, 5 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो मैंने एडजस्टमेंट आपको 7 एडजस्टमेंट सिखा दी। पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ कहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक बताओ? कहाँ कहाँ आएगा? लेस हो जाएगा इन्वेंट्री में से और ऐड हो जाएगा इन्वेंट्री में। लेस हो जाएगा रेदर चेंज इन इन्वेंट्री में, लेस हो जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री में और ऐड हो जाएगा इन्वेंट्री में। सब कुछ साफ साफ लिख रखा है। उसके बाद अगला क्या है? डेप्रीशिएशन। कहाँ आएगा? ऐड हो जाएगा डेप्रीशिएशन में, लेस हो जाएगा टेंजिबल एसेट्स में। उसके बाद क्या है बताओ? डेप्रीशिएशन के बाद नेक्स्ट क्या है? क्या है बताओ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐड हो जाएगा एक्सपेंस के नोट में, ऐड हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस बताओ? लेस हो जाएगा एक्सपेंस में और ऐड हो जाएगा अदर करंट एसेट में। अगला क्या है? एक्रूड इनकम। ऐड हो जाएगा इनकम में, ऐड हो जाएगा अदर करंट एसेट में। अगला क्या है? एडवांस इनकम। लेस हो जाएगा इनकम में और ऐड हो जाएगा अदर करंट लायबिलिटी के नोट में। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और इन्हीं क्वेश्चनों पे फिर हम रेशो एनालिसिस भी करेंगे। सेम क्वेश्चंस को उठा के उन्हीं पे रेशो एनालिसिस करेंगे। रेशो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, बहुत सीखना, क्योंकि पिछले साल तक रेशो एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं था। इस साल नया इंट्रोड्यूस हुआ है रेशो एनालिसिस। पिछले साल तक सिर्फ ये फाइनल अकाउंट ही था, रेशो एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं था, पर अब के साल पार्ट बनाइए। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग।